क्लास 11 के अकाउंटेंसी के चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए आइए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप अपने आसपास के एरिया के 10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और बदले में आप उनसे मंथ के एंड में 1000 रुपीज पर स्टूडेंट लेते हैं, यानी कि मंथ के एंड में आपके पास 10,000 रुपीज आ जाते हैं। अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स आपके पास फीस जमा कराने आते हैं, आप उनसे पैसे लेकर अपनी नोटबुक में उनके नाम के साथ एंट्री कर देते हैं और वो पैसा आप अपने पेरेंट्स को दे देते हैं और पेरेंट्स भी अपनी नोटबुक में उसकी एंट्री कर देते हैं। इसका मतलब कि मंथ एंड में आप दोनों की ही नोटबुक में फीस कलेक्टेड 10,000 आना चाहिए। अब मान लो कि कोई एक स्टूडेंट आपके पास आया अपनी फीस देने के लिए, आपने फीस ली, उसकी एंट्री तो आपने अपनी नोटबुक में कर ली, मगर वो पैसे आप अपने पेरेंट्स को देना भूल गए, जिसकी वजह से वो पैसे की एंट्री आपके पेरेंट्स अपनी नोटबुक में करना भूल गए। तो होगा क्या, मंथ एंड में उनकी नोटबुक में जो फीस कलेक्टेड अमाउंट आएगा वो आएगा 9,000 और वहीं आपकी नोटबुक में फीस कलेक्टेड अमाउंट आएगा 10,000। अब आप अपनी जगह पर रखिए एक बिजनेसमैन को जो कि एंट्री करता है कैश बुक में, और अपने पेरेंट्स के प्लेस पर रखिए एक ऐसे बैंक को जिसमें इस बिजनेसमैन का अकाउंट हो। तो ये जो बैंक है अब क्या करेगा, इस बिजनेसमैन के लिए एंट्री करेगा पासबुक में। तो अगर किसी रीजन की वजह से पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।